हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आज आपको दिख भी रहा है कि आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी ज्योग्राफी का सिलेबस कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, न्यू टॉपिक्स कौन कौन से ऐड हुए हैं और हम किस तरीके से इन टॉपिक को कवर करेंगे और कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है इस बचे हुए समय में। क्योंकि नियर अबाउट हमारे पास अब कितने मंथ बचे हैं। सितंबर आपका चला हुआ है और अक्टूबर और नवंबर में आपका एचटेट का एग्ज़ाम है। तो सितंबर और अक्टूबर आप 2 ही मंथ लगा के चलो, क्योंकि नवंबर जो मंथ होता है वो रिवीजन के लिए होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है, वो आपका पढ़ने के लिए नहीं होता। तो आज की क्लास में मैं आपके सामने एचटेट ज्योग्राफी पीजीटी ज्योग्राफी का फुल सिलेबस एक एक टॉपिक डिस्कस करूंगी कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और ज्योग्राफी की जितनी भी ब्रांचेस हैं। देखो, जैसे आपकी जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनियोलॉजी है, थॉट ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है। तो जितनी भी ये सारी ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेज से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से एचटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और इस वीडियो में सबसे पहले जिस ब्रांच की बात करेंगे वो है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी जिसे हिंदी में कहते हैं भू आकृति विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी को भू आकृति विज्ञान ज्योग्राफी की ही एक ब्रांच है, ये शाखा है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके बनेंगे, तो भाई इसमें बनेंगे आपके अंतर्जनित और बहिर्जनित शक्तियाँ, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इसमें आपके सारे फोर्सेस आ जाते हैं, जो भी फोर्सेस आपके अर्थ के अंदर भी काम करते हैं और अर्थ के बाहर भी काम करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स में हेल्प करते हैं उनको बनाने में, ठीक है। तो अंतर्जनित और बहिर्जनित शक्तियाँ। सेकेंड आता है समवलन वलन यानी फोल्ड, ठीक है, फोल्ड समवलन वलन। तो सेकंड हो जाएगा आपका जो टॉपिक रहेगा वलन, फोल्ड। थर्ड आ जाएगा अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय क्या होता है, इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपर्दन क्या होता है और अपर्दन से क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ढाल वर्गीकरण, ढाल स्लोप, स्लोप है क्या, वर्गीकरण। और डिफरेंट जो आपके विद्वान हैं उन्होंने भी ढाल के बारे में बहुत कुछ कहा है। और एक क्वेश्चन आता है कि तीव्र ढाल कितने डिग्री पर होता है, 3 से 5 डिग्री। मध्यम ढाल कितने डिग्री पर होता है, 2 से 5 डिग्री। और आपका बिल्कुल मंद ढाल कितने पर होता है, 1 डिग्री से कम। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट महाद्वीपीय विस्थापन यानी आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि आपकी वेगनर ने दी थी और इस थ्योरी से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एस्टेट के एग्जाम में आजकल क्वेश्चन सीधे एग्जामिनर कभी नहीं पूछता। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे पूछेगा कि बताइए वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के निम्नलिखित साक्ष्य में से कौन सा गलत है या कौन सा ठीक है। तो आपको जो एचटेट में बच्चे कहते हैं मैम नेट क्वालिफाई हो जाते हैं बट एचटेट क्रैक नहीं कर पाते। तो एचटेट को क्रैक नहीं करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एचटेट में जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछता है कि बच्चा का दिमाग ही घूम जाता है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको हर एक टॉपिक को फुल डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऊपर ऊपर से स्टडी करके एचटेट क्रैक करने की सोच रहे हो तो वो नहीं होगा। वैसे भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का आने वाला है और इस 60 मार्क्स में हमें चीज़ों को इतना डिटेल से पढ़ना है ताकि हमारे कम से कम 52 से 55 के मार्क्स के बीच में तो मार्क्स आने ही चाहिए, तभी आपका एचटेट का एग्जाम क्रैक होगा। और वो होगा कैसे, वो होगा आपको इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने से। नेक्स्ट आता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेटों से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोकस प्लेट, नाजका प्लेट, इन छोटी प्लेटों से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछता है। सीक्वेंस में लगाना पूछता है कि प्लेटों को सीक्वेंस में लगाइए, उत्तर से दक्षिण लगाइए, पूर्व से पश्चिम लगाइए। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पर्वत निर्माण सिद्धांत यानी जो माउंटेन है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन सा कोबर का सिद्धांत है, दिल्ली का सिद्धांत है। तो बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि पर्वत निर्माण थ्योरी है। नेक्स्ट है संप्राय मैदान।
प्लेन मैदान, जिसमें डेविस महोदय ने, पैंक महोदय ने इससे रिलेटेड, संप्राय मैदान से रिलेटेड थ्योरियाँ दी हैं, तो वो सारी आ जाएंगी। मरुस्थलीय सतलाकृति यानी आपकी जो भी डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट में जो भी फीचर्स बनते हैं उन सबको डिटेल में पढ़ोगे। हिमानी सतलाकृति, ग्लेशियर्स ने के द्वारा जो भी सतलाकृति बनती है उन्हें पढ़ेंगे डिटेल में। नदी सतलाकृति यानी नदियों के द्वारा डिटेल में बनने वाली सतलाकृतियों को यहाँ पर रीड किया जाएगा। नेक्स्ट, पर्वत निर्माण पवन द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ, हवाएं जो भी फीचर्स बनाती हैं उन सबको। तटीय सतलाकृति या समुद्रों द्वारा निर्मित सतलाकृति, ये वाली हो जाएगी। एक रह गई आपकी भूमिगत जल द्वारा निर्मित सतलाकृति, यानी जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, हमारी पृथ्वी के अंदर जो पानी है उनके द्वारा कौन कौन सी सतलाकृतियाँ निर्मित होती है वो आ जाती है इसमें। नेक्स्ट आता है नवोन्मेष और डेविस बहुचक्रीय सतलाकृतियाँ। नवोन्मेष यानी जब एक रिवर पूरा सर्कल पार करके संप्राय मैदान में बदल जाती है और उसके बाद दोबारा से उसमें कोई आकृति बन जाए तो उसे नवोन्मेष कहते हैं। तो इस प्रकार से भी आपके अलग अलग थ्योरियाँ हैं वो आ जाएंगी। और लास्ट आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है, आप सबको पता है, ज्वालामुखी से हर बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ज्वालामुखी क्या है, कितने प्रकार के हैं, किस कंट्री में कौन सा ज्वालामुखी है, सक्रिय कौन सा है, डोरमेंट कौन सा है, प्रक्षुब्ध कौन सा है, मृत कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। भूकंप किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी भूकंपीय तरंगे होती हैं, कैसे कैसे भूकंप किस एरिया में आते हैं, भूकंपीय पेटी कौन सी होती है, वर्ल्ड में किस एरिया में कैसे भूकंप आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपकी एक ब्रांच थी जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें से आपके नियर अबाउट 15 टॉपिक्स हैं जो कि आपके एचटेट के एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट हमारी ब्रांच आती है क्लाइमेटोलॉजी, और एक मैं साथ के साथ आपको बता भी देती हूँ, एक ब्रांच से नियर अबाउट आपकी जो जियोमॉर्फोलॉजी है, इस ब्रांच से हमारे आप ये कह सकते हो 8 से 9 क्वेश्चन हर बार आते हैं। 8 से 9 क्वेश्चंस आपके जियोमॉर्फोलॉजी ब्रांच से हर बार आते हैं, जिसमें से ज्वालामुखी और भूकंप में से हमेशा एक एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर तो इसी में आ जाता है। और वही ये जो सतलाकृतियाँ हैं, इन सतलाकृतियों से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा इसमें से बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, और आपके महाद्वीपीय थ्योरी से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और आपके जो 2 नंबर के यहाँ से हो गए 2, 4, 6, और जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं, इन 4 टॉपिक से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 8 या 9 नंबर के क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनर 9 या 10 नंबर के क्वेश्चन डाल देता है, कई बार 8 तक सिमट जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी ब्रांच क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के जो टॉपिक हैं वो है आपका एक तो वायुमंडल की संरचना और संगठन, हमेशा इस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक तो जरूरी आएगा, 2 आ जाए तो वो। इसमें आपकी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आप पढ़ते हो, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है। संगठन में आपकी गैसें होती हैं, गैसेस पढ़ते हो। सेकंड टॉपिक आता है सूर्य ताप और तापमान, इससे भी हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। थर्ड आता है पृथ्वी का उष्मा बजट, कभी कभार आ जाता है, हर बार नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट आता है वायुदाब। वायुदाब से भी हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। वायुदाब पेटियों से आ जाएगा, या जो उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय आपकी, ठीक है, ध्रुवीय आपकी उच्च वायुदाब पेटी। तो इस तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, इसमें आपके हैडले कोशिक आ जाता है, फेरल का नियम आ जाता है, अलग अलग थ्योरीज नियम्स आ जाते हैं, वो सारे पढ़ने होते हैं यहाँ से भी। नेक्स्ट आता है पवने वाताग्र वायु राशि। पवने से डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, वाताग्र और वायु राशि से भी एक क्वेश्चन आता है। फ्रंट और वायु राशियों से आपको सबको पता है निम्न में से कौन सी वायु राशि है, कौन सी बड़े लेवल की है, वायु राशि कैसे बनती है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। चक्रवात से हमेशा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। नेक्स्ट आता है भूमंडलीय पर्यावरणीय मुद्दे, जिसमें आपके अलग अलग जो भी मुद्दे हुए हैं, जैसे वियना सम्मेलन हुआ है, आपका प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, आपके जो ओजोन परत से रिलेटेड सम्मेलन है, वो सारे के सारे आ जाएंगे। हरित ग्रह प्रभाव क्या है, हरित ग्रह प्रभाव कौन कौन सी इसमें गैसेस हैं, इन दोनों से भी 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता ही है, ठीक है, इन दोनों टॉपिक से। नेक्स्ट आता है संघनन, बादल, वृष्टि और वर्षा। कभी कभार इस टॉपिक से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो वही आपके 9 से 10 क्वेश्चन आपकी क्लाइमेटोलॉजी ले जाती है। 9 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में क्लाइमेटोलॉजी में से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है ओशनियोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान।
समुद्र विज्ञान में भाई आपका पहला टॉपिक बनता है महासागरीय विवरण, जिसमें आपको ये पढ़ना होता है कि महासागर के कितने पार्ट में जल है, कितने में आपका स्थल एरिया है, कितने में जल है हमारी पृथ्वी पर, और महासागरों में कितने % जल है, उसके अलावा महासागरों ने कितना एरिया कवर किया। तो मोटा मोटा आपको महासागरों की डिटेल पढ़नी होती है। हमारी अर्थ पर कितने महासागर हैं, उनकी कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा गहरा है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट प्रशांत, अंध और हिंद महासागर, इन तीनों महासागरों को फुल डिटेल में पढ़ना होता है। इनमें कौन कौन सी कटक पाई जाती है, कटक से हमेशा क्वेश्चन आता है। कौन कौन से गड्ढे गर्त पाए जाते हैं, जैसे सुंडा गर्त, कारमाड़े गर्त, ऐसा आकार की कटक कहाँ पाई जाती है, ठीक है, टोंगा गर्त कहाँ पाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये आपका प्रशांत, अंध और हिंद महासागर से। नेक्स्ट आता है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराओं से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो 1 नंबर यहाँ से और 1 नंबर यहाँ से। समुद्री धाराएं सीधा पूछता है, या तो गर्म या ठंडी के बारे में पूछता है, कौन सी गर्म जल धारा है, कौन सी ठंडी है, या एग्जामिनर पूछता है कि ये धारा किस महासागर में है, या उत्तर से दक्षिण की ओर, या यूरोप का गर्म कंबल किस धारा को कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आता है तापमान यानी टेम्परेचर। समुद्र में तापमान गहराई के साथ घटता है, बढ़ता है, लहरें कैसे टेम्परेचर को इफेक्ट करती हैं, गर्म लहरें कैसे बढ़ाती है, ठंडी कैसे बढ़ाती है, किसी एरिया का टेम्परेचर किस तरीके से लहरों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है लवणता। लवणता यानी सैलिनिटी, और तापमान और लवणता हमेशा 2 नंबर के क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आते हैं, ठीक है। लवणता से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एचटेट के एग्जाम में। कौन सा समुद्र कौन सा सागर खारा है, कौन सा नहीं है, लहरें किस प्रकार लवणता को इफेक्ट करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो लवणता को इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है महासागरीय निक्षेप, और हमेशा महासागरीय निक्षेप से भी एक क्वेश्चन मिलता है, जिसे ये होते हैं ना आपके ग्लोबिजे, रेना, लाल पंख, नीली पंख, उज, ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टॉपिक से आते हैं। महासागरीय निक्षेप यानी समुद्र के अंदर किस तरीके के निक्षेप हैं। नेक्स्ट आता है ज्वार भाटा, और ज्वार भाटा से भी एग्जामिनर हर बार तो नहीं पर मैक्सिमम बार क्वेश्चन पुट किया है। ज्वार भाटे से भी कब उठता है, कितने टाइप के होते हैं। जो क्वेश्चन आता है ना वो वृहत ज्वार भाटे से आता है। वृहत ज्वार भाटे से हमेशा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। तो वृहत ज्वार भाटे से रिलेटेड जो ज्वार भाटे के टाइप है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ। जो प्रवाल भित्ति होती है, कोरल रीफ होती है, वो किस तरीके से, कौन कौन सी होती हैं, कैसे बनती है, संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रवाल भित्तियों से। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम। हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है किस तरीके से काम करता है, कैसे कैसे उसमें चीज़ें ऐड होती हैं, और आपकी जो फूड चैन है वो क्या होती है, प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, हाँ ठीक है, ये द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, तृतीयक क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। बायोम, बायोम से भी कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बायोम हमारे जो सबसे बड़ा बायोम कौन सा है, भूमध्य रेखीय वाला बायोम है, ठीक है, ध्रुवीय बायोम है, सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, उन सबको डिटेल में पढ़ना है। जैव विविधता, जैव विविधता हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सबसे कम कहाँ पाई जाती है, वो क्वेश्चन बनते हैं। प्रदूषण, पॉल्यूशन, टाइप ऑफ पॉल्यूशन, और कौन सी गैसेस इनको इफेक्ट करती हैं, जैसे वो आपका वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। पर्यावरणीय सम्मेलन, आज तक जो भी सम्मेलन हुए हैं वो सारे सम्मेलन इसमें ऐड होंगे। तो नियर अबाउट आपके इन सारे टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो 3, 4, 5, 7, 8, 9, तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं भाई ओशनियोलॉजी से। ओशनियोलॉजी से 8 से 9 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। नेक्स्ट आती है थॉट ज्योग्राफी। देखो थॉट ज्योग्राफी का अगर मैं बात करूँ तो कम ही क्वेश्चन बनते हैं एचटेट के एग्जाम में। थॉट ज्योग्राफी के नेट के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेट जो अगर आप देना चाह रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम बात करें भाई अपने एचटेट की, तो एचटेट में ग्रीक विद्वान, रोमन विद्वान, अरब विद्वान, आधुनिक जर्मनी, ब्रिटिश और पैराडाइम, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, अलग अलग विद्वानों से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें आपकी आती है मैकेंडर का धुरी सिद्धांत, ठीक है, मैकेंडर का धुरी सिद्धांत, और स्पाइकमैन का हृदय स्थल सिद्धांत। तो इस तरीके से कुछ थ्योरीज हैं इनके अंदर ही, आधुनिक भूगोलवेता ये उनमें आती हैं, ठीक है। और इसमें आपके अलग अलग आप भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ते हो, रैटजेल के बारे में, आप विडाल डी लाब्लास के बारे में, जीन ब्रूंस के बारे में पढ़ते हो, मैकेंडर के बारे में पढ़ते हो, स्पाइकमैन के बारे में पढ़ते हो। तो जो जो फेमस राइटर है भूगोल में, जिसने ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा काम किया है, उन सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं इन सारे टॉपिक्स में। पैराडाइम में कुहन के पैराडाइम के बारे में पढ़ते हैं। कुहन महोदय का था पैराडाइम, और उन्होंने किस तरीके से पैराडाइम दिया ये। तो आपके थॉट ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, 4 से 5 क्वेश्चन हर बार थॉट ज्योग्राफी से आते हैं, बस मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा क्वेश्चन थॉट ज्योग्राफी से देखने को नहीं मिलते।
नेक्स्ट आते हैं भाई हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल, और इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, किसकी कम है, किस में जन्म दर अधिक है, किस में मृत्यु दर अधिक है। तो जो ये क्वेश्चन बनते हैं वो वर्ल्ड पॉपुलेशन टॉपिक से बनते हैं। जनसंख्या वितरण यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस प्रकार इफेक्ट होता है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है यहाँ पे, और इंडिया में कितना है। इंडिया का तो खैर हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम वर्ल्ड के लेवल पर पढ़ते हैं इस ब्रांच में। जनसंख्या वृद्धि, प्रवास यानी माइग्रेशन, और इसको जो थ्योरीज है इससे रिलेटेड वो भी एग्जाम में पूछी जाती है प्रवास से रिलेटेड, जैसे ली महोदय की है, और भी आपके अलग अलग जो भूगोलवेता है उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी है प्रवास से रिलेटेड। सबसे ज़्यादा प्रवास कौन करता है, गांव से गांव, नगर से नगर, कहाँ से कहाँ सबसे ज़्यादा प्रवास होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नगर आकार की यानी आपकी सिटी, या आप ये कह सकते हो जो अर्बन मोर्फोलॉजी, किस तरीके से बने हैं, कौन सी बस्ती नगर होती है, कौन से महानगर होते हैं, कौन सी सिटी होती है, कौन से आपके मेगा सिटी होती है, मेगापोलिस होते हैं। मेगापोलिस वर्ड किसने यूज किया, ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो वो इसी टॉपिक से आता है, नगर आकार की से। नेक्स्ट आता है जनसंख्या संगठन यानी जनसंख्या का आकार कैसा है, इसमें लिंग अनुपात, साक्षरता, ठीक है, ये सारे टॉपिक आ जाएंगे जनसंख्या संगठन में। पिरामिड आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है जनांकीय संक्रमण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन एचसेट ने इससे पूछा है। जनांकीय संक्रमण यानी आपका जो जनांकीय संक्रमण होता है इसमें जन्म दर, मृत्यु दर दर्शाई जाती है। 3 लेवल होते हैं मेनली, तो इसमें वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लेवल बनाए हैं, नोटेस्टिन ने अलग बताए हैं आपके, ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं, वैसे मोस्टली 3 ही होते हैं। तो एग्जामिनर पूछता है प्रथम अवस्था में क्या होता है, द्वितीय अवस्था में क्या होता है, और तृतीय अवस्था में क्या होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट आता है ग्रामीण और नगरीय बस्ती यानी ग्रामीणी बस्ती की, जो ग्रामीण बस्ती होती है कितने प्रकार की होती है, नगरीय बस्ती कैसी होती है, और जैसे 5000 से अधिक जनसंख्या हो जाए तो उसे नगरीय बस्ती कहते हैं। उसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो एक बस्ती को नगर बना देंगी। नगरीय बस्ती जैसे भाई आपकी रैखिक बस्ती होती है, वाई आकार की होती है, क्रॉस बस्ती होती है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको ब्रांच बताई है, ये 5 ब्रांच है ज्योग्राफी की, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोलॉजी, थॉट ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसके अलावा भी आपकी 5 ब्रांच और है जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इन 5 ब्रांच से रिलेटेड आपको टॉपिक पता चल गए हैं, क्वेश्चंस पता चल गए हैं। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी की भी बात करें तो यहाँ भी भैया आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो नियर अबाउट हमारे कितने नंबर का पेपर हो गया, 8 हिस्से लगा लो, और 8 हिस्से लगा लो, 8 8 16 और 9 हिस्से लगा लो 25, 5 हिस्से लगा लो 30 और 35, यानी 35 नंबर का पेपर हमारा इन 5 ब्रांचों से हो गया है। अब हमारा रह गया है 25 नंबर का पेपर, जो कि हमारी अगली नेक्स्ट 5 ब्रांचों से आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्थिक भूगोल। 5 ब्रांच आप कर चुके हो, तो छठी ब्रांच है आर्थिक भूगोल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक बनने वाले हैं, तो एक तो टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है जनरल कि आर्थिक भूगोल क्या है, और आप सबको पता है आर्थिक भूगोल में आपकी कुछ क्रियाएं आती हैं जिन्हें एक्टिविटीज़ बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टेरिटरी एक्टिविटी, क्वाटरनरी, और ये 5 एक्टिविटी होती हैं। तो इनके बारे में हमेशा एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और विश्व की अर्थव्यवस्थाएं, इसमें भी इंक्लूडेड होती है आपकी वही सारी एक्टिविटीज़। प्राकृतिक संसाधन जो कि हमें नेचर से मिले हैं, इसमें कौन कौन से संसाधन हैं, कौन कौन से खनिज हैं, उन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, उसके अलावा खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, लोहे अलोहे संसाधन कौन कौन से हैं, और जिसमें कोयला आता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आपका लोहा आ गया, मैग्नीज, चांदी, तांबा, सीसा, सोना, चांदी, जस्ता, ये जितनी भी धातुएं हैं वो सारी धातुएं आपकी इसी ब्रांच में आएगी। उन धातुओं का वितरण, कौन सी धातु कौन से एरिया में मिलती है, और उनकी फेमस खान वर्ल्ड में कौन से, यहाँ पे हम वर्ल्ड के लेवल पर पढ़ेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम इंडिया के लेवल पर रीड करेंगे। कृषि के स्थानीयकरण की
सिद्धांत यानी वॉन थ्यूनेन महोदय का जो कृषि का स्थानीयकरण का सिद्धांत है वो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ये यहाँ से भी हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और इन खनिज संसाधनों से भाई 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वेबर और लोस का उद्योग अवस्थिति सिद्धांत, एस्टेट में तो कम ही पूछा जाता है, बाकी केवीएस में हमेशा वेबर और लोस से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। महासागरीय जलमार्ग से भी एस्टेट में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे आपका आशा अंतरिक्ष मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा मार्ग है, प्रशांत महासागरीय मार्ग है। तो ये अलग अलग जलमार्ग जो भी है हमारे वर्ल्ड के वो सारे रीड करते हैं इसमें। उसके अलावा जो इंटरनल मार्ग है जैसे राइन जलमार्ग है, वर्ल्ड की जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में जो रिवर्स हैं उनसे रिलेटेड जो जलमार्ग है वो रीड होंगे। और ट्रेड को भी पढ़ा जाएगा, कौन कौन सी, जैसे विश्व व्यापार संगठन है WTO, इनके बारे में कुछ चीज़ें भी रीड की जाएंगी। तो अगर हम बड़े बात करें तो भाई आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी 4 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इतनी बड़ी ब्रांच नहीं है, ठीक है। मेन टॉपिक कर लोगे तब भी आपके नंबर आ जाएंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मेन ब्रांच है, 10 नंबर हमेशा 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से होते रहे हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं। तो सारे के सारे टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक करने पड़ेंगे भाई ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के। फर्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन और बाउंड्री। इंट्रोडक्शन जिसमें आप भारत की राज्य राजधानियाँ, भारत का क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और भारत की रैंकिंग पॉपुलेशन में भी, और दूसरी भाई भारत की एरिया के अकॉर्डिंग भी, और भारत के जो चैनल है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, तो इन सब चीज़ों को हम इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन और भारत के अलग अलग देशों के साथ बाउंड्री में। नेक्स्ट आता है नेचुरल स्ट्रक्चर। नेचुरल स्ट्रक्चर यानी भारत में हिमालय पर्वत है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, तटीय मैदान है, थार मरुस्थल है, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान है, द्वीप समूह है, उन सबको डिटेल में पढ़ा जाएगा आपके इस टॉपिक में। इस एक टॉपिक में ही आपके अंदर से 4 टॉपिक निकल के आते हैं, हिमालय पर्वत, भारत का उत्तरी भारत का विशाल मैदान, और भाई आपका तटीय विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और आपका द्वीप समूह। तो 4-5 टॉपिक आपके इस एक टॉपिक में ही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्षा। भारत में वर्षा कब होती है, कितनी होती है, कैसे होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है, किससे होती है। फिर मानसून आता है, प्री मानसून से कहाँ वर्षा होती है, पोस्ट मानसून से कहाँ होती है, मानसून कितने टाइम के लिए आता है, कब आता है, क्यों आता है, किस वजह से आता है, तो ये सब कुछ मानसून में। और जैसे भाई केरल में जो प्री मानसून है उसको किस नाम से जानते हैं, वेस्ट बंगाल में किस नाम से जानते हैं, असम में किस नाम से जानते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ऋतुएं, भारत में कौन कौन सी ऋतुएं हैं, टाइम क्या है, किस अकॉर्डिंग चलती है, तो ये सारी चीज़ें। खनिज संसाधन, भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, लोहा, चांदी, तांबा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है, कौन सा 2 पे है, कौन सी फेमस खान है, जैसे वेस्ट बंगाल में रानीगंज है कोयले की फेमस खान, ठीक है, जैसे आपकी कर्नाटक की कोलार की सोने की खान फेमस थी। इसी तरीके से हर एक धातु की अपनी एक फेमस खान है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे भाई आपकी राजस्थान की खेतड़ी खान तांबे के लिए फेमस है, तो इस तरीके से हर चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। जनसंख्या, जनसंख्या यानी भारत की टोटल पॉपुलेशन क्या है, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस में कम है, जनसंख्या वृद्धि दर किस में ज़्यादा है, कम है, साक्षरता किस में ज़्यादा कम है, लिंगानुपात किस में ज़्यादा और कम है, ठीक है। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड सारा डाटा आपका इस टॉपिक में आ जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत में जो 18 वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा किस स्टेट में है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेशनल पार्क, भारत का कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है और किस जानवर के लिए, एनिमल के लिए वो फेमस है, वो चीज़ भी आपको लर्न रखनी है। नदियाँ और जलप्रपात, भारत की कौन कौन सी रिवर्स हैं, आप सबको पता है भारत को नदियों का देश कहते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन से वाटरफॉल हैं, सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा, सबसे नीचा कौन सा है, सबसे कम है, ठीक है। और जिस भी रिवर पर सबसे फेमस वाटरफॉल है, जैसे आपका नर्मदा का है सरदार सरोवर, तो ये चीज़ें लर्न रखनी है। भारत की लंबी नदी कौन सी है, साउथ इंडिया की सबसे लंबी कौन सी है, कौन सी नदी की फेमस जो ट्राइब्यूटरीज है यानी सहायक नदियां वो भी पूछी जाती हैं। पर्वत और चोटियां, भारत में हिमालय पर्वत है और फेमस चोटियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, सतपुड़ा की फेमस कौन सी है, विंध्याचल की कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में लर्न होंगे। प्रजाति, प्रजाति आपको अलग लग रहा होगा बट एग्जाम में अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। प्रजाति है भाई भारत में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, जैसे भाई संथाल है, गोंड है, भील है, तो ये फेमस प्रजातियां भारत की। तो इनकी विशेषताएं, ये कैसे रहती हैं, कैसे क्या खाती
पीती है, किसकी पूजा करती है, कैसा इनका रहन सहन है, कैसा इनका सामाजिक जीवन है, वो सारी चीज़ें आपके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन में बनेंगे। फसलें यानी भारत में कौन कौन सी फसलें होती हैं। गेहूं है, चावल है, सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सरसों है। तो इनमें कौन सा स्टेट नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है, ये चीज़ें लर्न रखनी है आपको। नेक्स्ट आता है क्रांतियाँ। भारत में कौन कौन सी, भारत में नहीं, यही क्रांतियों से रिलेटेड टॉपिक आपका ये है कि भाई काली क्रांति किसे कहते हैं, पेट्रोलियम, जैसे आपका मसालों से रिलेटेड क्रांति हो गई, उर्वरक क्रांति हो गई, दूध, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, दूध से संबंधित हो गई, हरित क्रांति किसे कहते हैं, कौन लेके आया, वर्ल्ड में कौन लाया, इंडिया में कौन लाया, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। बांध, भारत की इतनी सारी रिवर्स हैं, अब इन रिवर्स पर कौन कौन सा डैम है, तो वो चीज़ें पढ़नी है। जैसे टिहरी डैम आपका किस रिवर पर है, भागीरथी पर है, किस स्टेट में, उत्तराखंड में। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। शहरों के उपनाम यानी भाई आपको पता है भारत की जो सिटीज़ हैं वो फेमस हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिटीज़, जैसे जयपुर है उसको पिंक सिटी कहते हैं, ठीक है, गुलाबी शहर कहते हैं, तो ये इसका उपनाम हो गया जयपुर का। तो इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन इंडिया में आते हैं वो इस टॉपिक में आ जाएंगे। पड़ोसी देश, भारत की कौन कौन सी नेबर कंट्रीज हैं, उनके साथ रिलेशन कैसे हैं, कितनी बाउंड्री हम लगाते हैं, किसके साथ लंबी बाउंड्री है, किसके साथ वाटर बाउंड्री है, किसके साथ लैंड बाउंड्री है, तो ये सारे टॉपिक आपके यहाँ से आ जाएंगे। इनके अलावा भी, ये तो मैंने मेन टॉपिक लगाए हैं, कम से कम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के आपके 5-7 टॉपिक और होंगे जो छोटे छोटे होंगे, कभी कभार क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो आपके 8-9 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे विद डिटेल से। तो ये थी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हमारी 5 ब्रांच पहले पढ़ चुके थे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ चुके थे, छठी ये 7वीं ब्रांच थी हमारी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो हमारे नियर अबाउट 35 क्वेश्चन वहां से हो गए थे। तो 3 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी से लगा लो, 38 और 10 इससे 48 नंबर का पेपर हमारा हो गया। राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कम ही टॉपिक है। नेट में इसमें से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में ज़्यादा, बट एचटेट में कम ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो आता है भाई भाषा से क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में ये भाषा कौन से भाषा परिवार की है, द्रविड़ भाषा परिवार, सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, दूसरे पे कौन सी बोली जाती है, ये क्वेश्चन आता है। विश्व की मानव प्रजातियां, विश्व की कौन कौन सी, जैसे निग्रोइड है, निग्रो प्रजाति है, मंगलोइड प्रजाति है, श्वेतियन है, तो अलग अलग मानव प्रजातियों उनके बारे में कौन सी कहाँ पाई जाती है। फिर मानव प्रजातियों का विवरण और वितरण यानी कौन सी प्रजाति कहाँ पाई जाती है, फुल डिटेल, कैसे रंग की होती है, क्या खाती पीती है, कैसे कपड़े पहनती है, कैसे ये वो होते हैं, सुंदर होती हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आता है भाई, इनकी नाक की लंबाई चौड़ाई, सिर कपाल सूचांक निकालना है, नासिका सूचांक निकालना, उसके लिए एक फार्मूला भी होता है, तो वो फार्मूला भी आपका इन्हीं टॉपिक से आता है एचटेट में। विश्व के धर्म वितरण कि वर्ल्ड में कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, और किस देश में कौन सा सबसे ज़्यादा कौन सा कम है। सांस्कृतिक मंडल, अलग अलग जो कल्चरल है वो कैसे हैं, वो इसमें पढ़ेंगे। जातियाँ, वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी जातियाँ प्रजातियाँ हैं, संथाल, भील, ये इसमें भी आएंगी, पर ये वर्ल्ड लेवल पर आएंगी। तो ये थी भाई आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। मोस्टली हार्डली इसमें से 3 क्वेश्चन आप ये कह सकते हो कि आ जाते हैं, यानी 51 का पेपर हमारा हो गया है, 50 या 51। नेक्स्ट आता है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल से देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, एक तो भारत में प्रादेशिक नियोजन से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे दामोदर घाटी जो परियोजना है उसकी स्थापना कब हुई और उस पर कौन कौन से डैम बनाए गए, तो 1 नंबर का यहाँ से आ जाता है। और एक क्वेश्चन भैया आपका हमेशा पता है, वो जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचांक है, वहाँ से आता है, वो टॉपिक ये दोनों है, ठीक है। तो 2 नंबर का आ जाता है, तो 53 का पेपर हो गया आपका। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से आपके अच्छा खासा पेपर आता है भाई। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से अगर हम बात करें तो 5-6 नंबर के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। एक और ऐड करना है इसमें, मापक। देखो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से ये मानचित्र कला है कि मैप कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से होते हैं। एक ही प्रोजेक्शन है, इससे हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्शन से जो मानचित्र प्रक्षेप होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे मालवीय का प्रक्षेप है, आपका शंक्वाकार प्रक्षेप है, अलग अलग टाइप के जो भी प्रोजेक्शन होते हैं उनसे क्वेश्चन आता है। सांख्यिकी आरेख, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। वितरण मानचित्र यानी डिस्ट्रीब्यूशन मैप, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन मैप होते हैं, शेडिंग मेथड आपका क्या है, डॉट मेथड क्या है, ये सारे मेथड आपके इस टॉपिक में आते हैं वितरण मानचित्र में। उसके बाद बार डायग्राम, लाइन रेखा चित्र, आपका क्लाइमोग्राफ, हेदर ग्राफ, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो 1 आधा नंबर का इनसे आ जाता है, 1 नंबर का इससे आ जाता है। कोरिलेशन से 1 आधी पर क्वेश्चन आया है, तो ये पूछा जाता है कि
किसमें सबसे अच्छा रिलेशन है, आपके सामने पॉइंट 1 से पॉइंट 3, पॉइंट 4 से पॉइंट 5, इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कार्ल पियर्सन ने दिया था कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक हिंदी में बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग से आपका विजुअल वाले पार्ट से एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पार्ट है जो दृश्य है। जीआईएस से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। सिंबल से एक क्वेश्चन आता है भाई, जीआईएस और सिंबल से। समोच्च रेखा से हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, और स्केल से भी आपके 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो नियर अबाउट आपके ये कह सकते हैं हम 5 से 6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से आते हैं। देखो मैं आपको सिर्फ एक अनुमान बता रही हूँ, मैं कोई पेपर बनाने वाली नहीं हूँ जो मुझे पता है कि यहाँ से इतने आने ही आने। कई बार एग्जामिनर क्या कर देता है, इस वाले पोर्शन को पूरा खत्म कर देगा और 8-9 नंबर की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी दे देगा। कई बार प्रादेशिक भूगोल सिर्फ इससे ये एक विकास वाले से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसे पूरी खत्म कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार इसमें से 7-8 नंबर, 3-4 नंबर, 7-8 नंबर का पेपर दे देगा, बाकी खत्म कर देगा। अब हमारी लास्ट ब्रांच आती है, तो भाई 7, 8, 9, 10 ब्रांच हो गई है, और ये लास्ट है 11वीं जनरल ज्योग्राफी। ठीक है, लास्ट ब्रांच है हमारी। इसमें महाद्वीपीय विवरण, पूरे महाद्वीप आप पढ़ोगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अंटार्कटिका। तो ये सारे 7 महाद्वीपों का विस्तृत वर्णन है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ोगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन, सौर मंडल, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, अर्थ, इनके बारे में डिटेल स्टडी। हाउ टू कैलकुलेट टाइम, हमेशा इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पर्वत के प्रकार, टाइप ऑफ माउंटेन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, विश्व के देशों के, जो वर्ल्ड के विभिन्न देश हैं उनके उपनाम। ठीक है, तो ये आएंगे, पूर्व का देश किसे कहते हैं, उसको क्या क्या, और घास के मैदानों से भी हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप सबसे पहले एक छोटी सी बात, ये सारा जो सिलेबस है आपका एचटेट पीजीटी ज्योग्राफी का फुल सिलेबस है। सारे टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो बिना किसी बुक के धक्के खाए, तो आप भाई जुड़ सकते हो अचीवर्स एकेडमी के साथ। अचीवर्स एकेडमी पर आपका ये पूरा का पूरा पीजीटी ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। इनके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये सारी ब्रांचेस थी। अब आपका थोड़ा सुन लो कोर्स के बारे में भी, जो बच्चों को रहता है कि भाई कोर्स में क्या क्या है। तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका कोर्स है, ठीक है, वहाँ से जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करके फिर रजिस्टर करके उसके बाद आपके सामने ऑल कोर्सेज में जाके सारे कोर्स खुल जाएंगे। अब उस कोर्स में एचटेट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी के नाम से 2 कोर्सेज हैं। एक तो आपका एचटेट पीजीटी DSSB KVS NVS इन सब के नाम से है, एक आपका नेट ज्योग्राफी के नाम से कोर्स है। ध्यान देना, जो एचटेट पीजीटी का कोर्स है ये पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई स्टूडेंट नेट की भी तैयारी कर रहा है ना, तो मैं उसे रिकमेंड करूंगी कि वो नेट ज्योग्राफी का कोर्स ले, क्योंकि पूरा पीजीटी कोर्स नेट में पहले से ही इंक्लूड है। ठीक है, पीजीटी वाला पूरा का पूरा कोर्स नेट में इंक्लूड है, और नेट में आपको एक्स्ट्रा वीडियोस मिलेंगी 20 to 25 वीडियोस, जो कि आपके सिर्फ नेट में पूछी जाती है, एचटेट में नहीं आती है, किसी अदर एग्जाम में नहीं आती, नेट में आती हैं। इसीलिए ये दोनों डिफरेंट है, इसमें वीडियोस ज़्यादा, इसमें थोड़ी कम है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब जो एचटेट पीजीटी ज्योग्राफी है, इसमें आपको फुल रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डेड है। अब ये रिकॉर्डेड क्यों रखा गया है, क्योंकि भाई सभी जो जॉब वाले बच्चे होते हैं उनके पास एक जैसा टाइम नहीं होता, तो इसलिए रिकॉर्डेड रखा है, लाइव नहीं रखा। ठीक है, और रिकॉर्डेड में आपकी मर्जी, आपको एक ब्रांच अच्छी तरीके से आती है, आप उसको ना पढ़ो, आप पहले उस ब्रांच को कर सकते हो जो आपको नहीं आती है। जैसे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में बच्चों को काफ़ी इशू होता है, तो आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पहले पढ़ सकते हो, जियोमॉर्फोलॉजी पहले पढ़ सकते हो। किसी बच्चे को ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पूरी याद है तो वो नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है, तो पूरा कोर्स आपके सामने खुल जाएगा। आप कोई भी ब्रांच पहले बाद में रात दिन कभी भी कर सकते हो। तो रिकॉर्डेड में रखने का मोड ये है। उसके बाद आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे कंप्लीट, ये भी आपके ऐप में ही आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट, और आप न्यू भी सेट लेंगे, 10 और डालूंगी मैं अभी ऐप में ही। ठीक है, आपकी बेटर तैयारी के लिए बढ़िया क्वेश्चनों के साथ जो कि एग्जाम में आते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 10 डल चुके हैं और 10 और डलेंगे भाई अभी। उसके अलावा आपको इसमें मिलेंगे एचटेट के लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि मैंने ही करवाया ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या रहेगा,
पेड कोर्स है HTET PGT और आपका नेट ज्योग्राफी का। तो आप चाहो तो इसके साथ जुड़ सकते हो और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बाद में फिर बच्चे आते हैं कि मैम हमने 2-3 बार HTET दे लिया पर हुआ नहीं, अब कोर्स ले रहे हैं। तो आप 2-3 बार पैसे ना फूक के एक बार यहीं पर लगा लो, तो आपको एक बार में ही HTET क्वालिफाई हो जाएगा, आपको धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा ऑल अबाउट ऑफ HTET सिलेबस। अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अभी आपके पास 2 मंथ्स हैं और आप 2 मंथ्स में ये HTET PGT का जो कोर्स है वो आराम से कवर अप कर सकते हो। ऐसा कोई लेट हुआ नहीं है। ठीक है, आप डेली की 2 वीडियो भी देखोगे तब भी आपका पूरा कोर्स ये सारे टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि आप देखो ही ना, आपको दिन का ये अपना लगा बना के चलना पड़ेगा लक्ष्य कि आज मुझे 2 या 3 वीडियो अपनी कंप्लीट करनी है, कंप्लीट उन्हें पढ़ना है, कंप्लीट समझना है। तो आपका आराम से 1.5 महीने में ही सिलेबस, 3 वीडियो आप डेली भी करोगे ना, जब 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर अप कर जाओगे, फिर आपके पास 1 मंथ बचेगा, वो आपका रिवीजन के लिए बच जाएगा, प्रैक्टिस के लिए बच जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये था भाई आपका HTET PGT ज्योग्राफी सिलेबस, और आप कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। जितने टॉपिक मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखवाए हैं वो तो सारे आपको पढ़ने ही पढ़ रहे हैं, इन सबसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो कैसी लगी वीडियो तो आप मुझे बताना। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है फिर भी, तो ये है भाई मेरा फ़ोन नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9728771666। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।